उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलीपी माइकल सीजे था भारतीय बनाते यूट्यूब चैनल और थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पे रोस्ट करनी हो और किसको रोस्ट करनी हो। मैं डिस्क्लेमर नहीं दे पा रही और इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। तो अल्मास जैकब जो है यहाँ पे को एक न्यूज़ जारी की है। पहला न्यूज़ वीडियोस जो है वो मैं अगले वीडियो में पोस्ट कर पब्लिश होगी और दूसरा वीडियो जो है वो परसों पब्लिश हुई थी, यानी कि जो मैं जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ उसी दिन पब्लिश हो गई थी और आज होगी तीसरी वीडियोस। तो अब मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि FATF और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते की न्यूज़ अपडेट अल्मास जैकब क्या दे रहे हैं और उसके बाद अल्मास जैकब अपनी वीडियोस के में क्या ओपिनियन रख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं चांसेस ब्राइट फॉर पाकिस्तान एग्जिट फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तानी डेलीगेशन जिसे फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन हमाद अजहर ने लीड किया था, FATF के साथ आमने सामने बातचीत की गई जिसमें पाकिस्तान ने FATF के 27 पॉइंट्स पर अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट पेश की, जिसमें से 21 पॉइंट्स पर काम कर लिया गया है और 6 पॉइंट्स पर अभी काम करना बाकी है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद FATF ने पाकिस्तान को फरवरी के महीने की डेडलाइन दी है, यानी अगर पाकिस्तान इस महीने बाकी के 6 पॉइंट्स पर काम मुकम्मल कर लेता है तो FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम है जो दुनिया भर में काउंटर टेररिज्म, एंटी एक्सट्रीमिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग पर काम करती है। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। FATF फ्रांस में वाक़या है और अगर देखा जाए तो ये दुनिया के एलीट्स कितने शातिर लोग हैं। ये पहले खुद ही एक प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, फिर उसके हल के तौर पर ऐसे कवानीन बनाते हैं, ऐसी शर्तें रखी जाती हैं जिसमें इनके अपने मकासद शामिल होते हैं। टेररिज्म को फंड करने वाले कोई और नहीं बल्कि ये खुद ही हैं और इसे खत्म करने वाले भी ये खुद ही हैं। और जो भी नई फाइनेंशियल स्कीम बनाई जा रही है इसका जरूर कुछ ना कुछ लेना देना आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ है, जिसमें हर इंसान की एक एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि जब मुखालिफ मसीह आए तो जो भी उसे सजदा ना करे वो कुछ भी खरीद या बेच ना सके। अगर देखा जाए तो ये दहशतगर्दी वाला ड्रामा 9/11 के बाद से शुरू हुआ और सारी दुनिया जानती है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने वाले ये खुद ही थे और जिस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया उस दिन सारे यहूदी छुट्टी पर थे। खैर कुछ भी हो, हम पल पल मुखालिफ मसीह के दौर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो आज मैं यहाँ पे 3 टॉपिक में रोस्ट करी हूँ। हालांकि आज मैं किस टॉपिक को डिवाइड करके यहाँ पे वीडियो नहीं बना रही, लेकिन 3 टॉपिक में पोस्ट करने वाली हूँ। तो दूसरा टॉपिक मैं अलग से स्क्रीनशॉट वीडियो एडिटिंग करके बनाई थी। उसमें कई बात मैं हिंट दी थी जो शायद मैंने कहा हो कि पहले में बता चुकी हूँ, लेकिन पहले पॉइंट में नहीं बताई, वो मैं तीसरे पॉइंट में बताऊंगी। खैर, पहला पॉइंट है FATF और पाकिस्तान। तो सबसे पहले ये बता दूं कि अल्मास जैकब ने यह कह दिया कि अल्मास जैकब ने ये कह दिया कि FATF के पास एक चांस है, पाकिस्तान के पास एक चांस है कि एक तारीख FATF जारी की थी पाकिस्तान के सामने। अगर तुमने
प्रॉब्लम्स को स्टेट प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो तुम्हें ये लिस्टें से बाहर किए जाएंगे। लेकिन पॉइंट में एक ट्विस्ट है, अगर ये 6 प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाओगे। तो यहाँ है, तो आप ये अल्मा जैकब ये कहते हैं कि भाई ब्लैक लिस्ट में डालने की क्या आवश्यकता पड़ी, यानी कि जो पाकिस्तान पर FATF इतनी नाराज क्यों है। तो उसके बारे में बात करते हुए अल्मा जैकब ने ये कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज FATF जो है उनकी हेडक्वार्टर पेरिस में है, यानी कि जितनी भी जो तो अमीर तरीन लोग हैं वो खुद आम लोगों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और कहते हैं तुमको खुद सॉल्व करो नहीं तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन FATF हमारे साथ अभी तक ऐसा नहीं की है। तो FATF पाकिस्तान के साथ क्या करे, शायद ये बात मुझे पता है, क्योंकि 9/11 में हमला जब न्यूयॉर्क की ट्विन टावर में हमला हो चुकी है तो उसके बाद जो 4000 लोग मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो उसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू की थी। तो उसके बाद पता चला कि इराक की सद्दाम हुसैन ने अल कायदा को सुपारी दी थी ताकि अमेरिका की ट्विन टावर पर टेरर अटैक की जा सके। तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका की टेरर अटैक क्या है। तो यहाँ पे तो अमेरिका की जो टेरर अटैक्स जो है वो यहाँ पे वो अलकायदा ने की थी और बाद में ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार भी की है। तो अमेरिका को आ गया गुस्सा, तो अमेरिका ने दुनिया भर में अलकायदा की हेड ओसामा बिन लादेन है उनको पकड़ने और उनकी एनकाउंटर करने के लिए जगह जगह भटकता रहा। लेकिन सन 2011 या फिर सन 2010 में एक ट्विस्ट आया और ट्विस्ट ये था कि ओसामा बिन लादेन अलकायदा जैसे आतंकवादी कौम की जो हेड है ओसामा बिन लादेन वो मारा उनका एनकाउंटर अमेरिका ने की एक नेवी सील ने की है। तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है और वैसे भी 10 साल की प्रैक्टिस के बाद तो प्रैक्टिस और प्लानिंग के बाद तो ये सामने आ गया, आके तो कामयाब हो गया। लेकिन पाकिस्तानी और उस वक्त पाकिस्तानी और मुस्लिम मुल्कों के लिए 2 झटके की बात थी। एक झटके देने वाली एक बात ये थी कि ओसामा बिन लादेन को जो नेवी सील ने मार गिराया था वो कहाँ मार गिराया था, पाकिस्तान में। हाँ हो सकता है पाकिस्तान की किसी जंगल या फिर पहाड़ी में छुप के पाए गए हैं, लेकिन नहीं, घर में घुस के मारे गए हैं। पाकिस्तान के किसी घर में घुस के तो मारे तो है। तो गरीब के लोगों वो भी गरीब घर के नहीं है, एक बड़े से फार्म हाउस के। तो वो कोई आम फार्म हाउस नहीं है, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर की फार्म हाउस है। और वो कोई आम पाकिस्तानी मिलिट्री फार्म हाउस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री जनरल है उनके फार्म हाउस में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। मतलब दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन
पाकिस्तान की पाकिस्तान की मिलिट्री जनरल की फार्म हाउस में छुपे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो एक मुल्कों पर अगर ये इल्जाम लगाए कि पाकिस्तानी के एक मुल्कों पर अगर किसी इल्जाम लगाए कि छोटे मोटे आतंकवादियों को एक को छोटे से झोपड़ी में सहारा दिया जाता है, तो तब भी उस मुल्कों पर दुनिया मजाक उड़ाती है और उस मुल्कों के ऊपर दुनिया भर की नफरत आती है। और यहाँ तो भाई पाकिस्तान की मिलिट्रियों की जो जनरल है उनकी फार्म हाउस में उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाया गया। तो ये तो भाई पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म सी बात है, क्योंकि अब तक दुनिया भर के लोगों को ये शक होने लगा कि पाकिस्तान में जब मिलिट्री जनरल की फार्म हाउस में जब दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाया गया है, तो हो सकता है पाकिस्तान आतंकवादियों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा हो, यानी कि आतंकवादियों के पक्ष में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पाकिस्तान ने की हो तो ऐसा हो सकता है। और यही वो दौर था जो साउथ एशिया में पाकिस्तान की इमेज जो है वो बदतर से बदतर होने लगे, क्योंकि अमेरिका रशिया तो सारा का सारा अपना इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट तो भारत में लगाए हैं। खैर पॉइंट नंबर 1 के बारे में मैं बात कर खैर शॉक होने वाली पहला बात तो बता चुकी हूँ। दूसरे जो शॉक किंग न्यूज़ थी वो ये थी, ओसामा बिन लादेन जो है वो सऊदी अरबियन है। मतलब भाई दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों का जन्म और फैमिली ऐसे मुल्क को की सिटीजन है जो उस वक्त तक दुनिया के सबसे पवित्र मुल्क मुसलमान मानते आए हैं तो और वो इसलिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा की है। तो शॉकिंग न्यूज़ ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क से एक दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी निकले हैं, तो भाई इस्लाम पे कोई उंगली उठा ही सकते हैं। तो वैसे मैं बता दूं कि आतंकवादी कहाँ से पैदा हुए हैं, कहाँ से परवरिश की गई है, उससे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई लेना देना नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इज्जत की जगह पे है और ओसामा बिन लादेन अपनी नफरत की जगह पे है। सो इन दोनों के कनेक्शन हम ना करें तो बेहतर है वह है। और वैसे भी हजरत मोहम्मद हमारा इस्लाम के प्यारा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जो आज की फैमिली जो है वो सऊदी अरब में तो है नहीं, बल्कि सऊदी अरब से कई दूर में मीलों दूर में पाए जाते हैं। तो एक वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वारिस तो भाई इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ मानी जाती है, और दूसरे बेंजामिन नेतन्याहू। पता नहीं इसमें से सच्चाई क्या है। खैर सऊदी अरब में नहीं, ये तो कॉन्फर्म है। खैर उसके बाद जब आपके घर में दुनिया के सबसे दुनिया के जाने वाले आतंकवादी पाए जाते हैं,
तो आप पर तो सब जिल्लत भरी नज़र से ही तो देखेंगे। खैर तो इसलिए तो भाई अमेरिका का शक हो सकता है। अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान पे इस वजह से यकीन नहीं कर पाए होंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ है। और वैसे भी पाकिस्तान से आतंकवादी निकले हुए हैं, ये तो सारी दुनिया पता है। उमर अल कसब पाकिस्तान के पाकिस्तान से मोहम्मद कासब भी निकले हैं, जो 26/11 में भारत पे हमला कर चुके हैं, और वो भी आतंकवादी हमला, मिलिट्री अटैक नहीं, टेररिस्ट अटैक। तो ये तो भाई मैंने बता दी है। तो आप मैं यहाँ पे बात करूँगी सेकेंड पॉइंट पे, लेकिन पहली बार इससे पहले मैं बता दूँ, अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। चलिए दूसरी बात मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। आज अभी तो हम देख रहे हैं, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ तो इनका असली माजरा जो है वो क्या है। तो उसके पहले मैं थोड़ी बात बताना चाहती हूँ। तो अल्मास जैकब ने कहा था कि यहूदी लोग ही हैं जो दुनिया में आतंकवादियों को फैला रहे हैं, और यहूदी है जो दुनिया से आतंकवादियों को खुद ही मिटा रहे हैं, ताकि हम बेयहूदी लोग जो अपने आप को ना आतंकवादियों के खिलाफ नाकाम साबित करनी पड़े और हम पर और मुसीबत आए पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आपको जो देख ही नहीं है कि दुनिया में जितनी भी बड़े आतंकवादी हैं वो यहूदी के अलावा हर मजहब के आतंकवादियों के बारे में जिक्र की गई है। तो है तो पाकिस्तान के बात करें, पाकिस्तान और भारत के कई मुसलमानों की माने तो भारत में एक आतंकवादी और कौम मौजूद है जो आरएसएस नाम की। तो वो उनका काम है कि भारत की एडमिनिस्ट्रेशन से मुसलमानों को किसी भी तरह से हटा देना। तो यहाँ पे आतंकवादियों के बारे में तो जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो खैर यहाँ पे कई सारे न्यूजीलैंड में एक आतंकवादियों के जिक्र की गई है जिनके मजहब ईसाई धर्म मजहब बताया जा रहा है। तो उनका आतंकवादी हमले क्या थी, क्राइस्ट चर्च जो मस्जिद है उन पर हमला की आए। तो जबकि यहाँ पे देखा जाए तो ये आतंकवादी हमले है मुझे नहीं लगता है। खैर मैं अब दुनिया की सबसे खतरनाक 3 आतंकवादी कौमों के बारे में यहाँ बात करूँगी। सिर्फ 1 मिनट लगेंगे इनके बारे में बात करने के लिए, और बाकी बातें तो आप समझ गए होंगे। एक है तालिबान, एक है बोको हराम, और एक है लश्कर ई तैयबा, एक है ISIS और एक है अलकायदा। तो मैंने 3 कहकर 5 के नाम बताए थे। क्या लश्कर ई तैयबा या फिर तालिबान के जो कमांडर्स है वो मोल्ला ओमर की बात हो रही है, जो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आतंकवादी मानी जाती है।
वो भी पाकिस्तान में महफूज है। तो यह खैर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आतंकवादी जो है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ओसामा, अल-कायदा की ओसामा बिन लादेन और आईएसआईएस की उमर अल बगदादी। तो उनके बैकग्राउंड के बारे में भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। खैर अब यहाँ पे आप मैं बात करने वाली हूँ वो मैं आपके सामने बताऊंगी। तो अल्मास जैकब का कहना है कि जिस दिन न्यूयॉर्क में 9/11 टेरर अटैक हुए थे, उस दिन सारे आतंकवादी उस दिन सारी यहूदी छुट्टियों में थे। तो यहाँ पे तो मैंने स्क्रीनशॉट मैंने रिकॉर्ड कर ली है, तो आप देख ही सकते हैं। विकिपीडिया के हिसाब से हिब्रू कैलेंडर 5761 के जो आखिरी जो ईद थी, यानी आखिरी जो फेस्टिवल थी जहाँ पे काम करना सख्त माना था, और वो है तो भी आप, तो जो कि सन 2001 अंग्रेजी कैलेंडर के सन 2001 के अक्टूबर महीने की 4 तारीख हुए थे। तो आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि सितंबर महीने की जो 18 तारीख जो है, वहाँ पे शुरू होती है हिब्रू कैलेंडर सन 1762, यानी कि 5762। वहाँ पे जो पहला ईद है, या पहले जो ज्यूइश फेस्टिवल है, वो है कि रोश हसाना, जो जिसका मतलब यहूदियों की कैलेंडर की शुरुआत। तो यहाँ पे रोश हसाना के यहाँ पे यहूदियों की कैलेंडर की जो शुरुआत हो गई थी, ये सितंबर महीने की 18 तारीख सन 2001। और आतंक 9/11 टेररिस्ट अटैक कब हुए थे? सितंबर 11, 2001 में। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि रोश हसाना से 7 दिन पहले की बात थी। तो एक यहूदियों के हिसाब से छुट्टियों का होने का कोई मजा ही नहीं बचा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ सन 2001 के सितंबर महीने की 18 तारीख में सन 1762 की हिब्रू कैलेंडर की सन 1762 सिर्फ शुरुआत हुई है। तो और वहाँ पे ठीक से सेलिब्रेशन भी नहीं मनाया जाता रहा है। तो यहाँ पे 7 दिन पहले कैसे छुट्टियाँ मिल सकती हैं? यानी कि सन 2011 के जो छुट्टियाँ होने की जो खबरें आई हैं, वो सरासर झूठे हैं। ये तो मैंने आपको यहाँ पे ही साबित कर चुकी हूँ। तो आप यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, जो आप तो समझ गए होंगे कि चलिए मानते हैं कि ये यहूदियों की फेस्टिवल नहीं था, इसलिए यहूदियों की छुट्टी नहीं मिली होगी। लेकिन लेकिन जो न्यूयॉर्क है, वो यूनाइटेड स्टेट के अंडर में है। तो यूनाइटेड स्टेट नेशनल हॉलीडेज तो होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी।
तो यहाँ पे तो ये मैंने नोट कर स्क्रीनशॉट लेके रखी है। ये यहाँ पे टाइम एंड डेट की है और यहाँ पे हॉलीडे लिखा है, हॉलीडे पे क्लिक की है, तब उसके बाद यूएस पे क्लिक की है और सन 2001 पे क्लिक हुई है। तो ओके, तो यानी कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट है, ये सन 2001 की जो यूएस नेशनल हॉलीडेज जो है उनकी चार्ट है। आप ये मत समझना कि ये दूसरे मुल्क की हॉलीडे, ये यूनाइटेड स्टेट की ही हॉलीडे, और न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंडर में ही है, कोई बाहर नहीं है आए हैं। तो यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं कि सितंबर महीने की 8 तारीख जो है वो कार्ल कैप्टन फेडरल लैंड क्लीन अप डे जो है वो ऑब्जर्वमेंट दिए रखी है। आप यहाँ पे जो उसके बाद आपको आहिस्ता बता रही हूँ। ये देखिए 9 सितंबर महीने की 9 तारीख, जो उस वक्त संडे था, उस वक्त नेशनल ग्रैंड पेरेंट्स डे माने जाती है। तो नेशनल ग्रैंड पेरेंट्स डे यानी कि अमेरिका वाले उस दिन जो सेलिब्रेट करते हैं अपनी दादा दादी और नाना नानियों के साथ, यानी कि दादा दादी और पोता के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे उस अमेरिका वाले उसी दिन को ऑब्जर्व करते हैं। अब उसके बाद उसी दिन में तो 9 सितंबर जो है वो कैलिफोर्निया एडमिशन डे, यानी कि उसी दिन कैलिफोर्निया को एडमिशन दिए स्टेट के रूप में एडमिट किया जा रहा था, उसके लिए एडमिशन डे मनाए जाते हैं। तो वो सिर्फ कैलिफोर्निया में ही होते हैं। खैर, अब अगले बात आती हूँ 17 सितंबर जो कि मंडे था। तो वो क्या था, सिटीजनशिप डे, तो जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो वो क्या 17 सितंबर में हमें किस लिए ऑब्जर्व किया जा रहा था, ताकि हम अमेरिका वाले जो जिनको सिटीजनशिप में प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छा ऑडियो चले, तो यहाँ पे सिटीजनशिप चल रही थी। तो यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बाद जो सारे अमेरिका को एक ही सिटीजनशिप में अंडर में लाया गया था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 17 सितंबर को उस वक्त माना जा रहा था। आप 9 सितंबर और 17 सितंबर के बीच का फासला देखो, पूरे 8 दिन का फासला, जबकि 9 सितंबर और 11 सितंबर के बीच का फासला सिर्फ 2 दिन ही है। इसी वक्त 2 दिन में कोई सेलिब्रेशन तो नहीं हुई। तो 2 दिन में जब सेलिब्रेशन ही नहीं है तो अमेरिका, तो इस वक्त छुट्टी होने का क्या मतलब है, यह मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है कि आपको लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे ईसाइयों की छुट्टी हो या फिर मुसलमानों की छुट्टी हो सकता है। लेकिन अगर ईसाइयों की छुट्टी हो और मुसलमानों की भी छुट्टी हो, तब तो हम
तब यहूदियों को छुट्टी क्यों देगा, जबकि वो फेस्टिवल सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए हो सकता है या फिर मुसलमानों के लिए हो सकता है। आप यहाँ पॉइंट कीजिए, अल्मास जैकब ने खुद कहा कि यहाँ पे यहूदियों की उस 11 सितंबर में यहूदी छुट्टी पे थे। तो मैंने आपको बता दी कि उस वक्त यहूदियों की कोई फेस्टिवल नहीं थी और ना ही अमेरिका की कोई फेस्टिवल्स। तो फिर यहूदियों की छुट्टी कैसे हुई है, वो आप मुझे बताइए जरा। तो मुझे लगता है कि आपके लिए यही सबूत शायद मेरे पास काफ़ी हो। भाई यहाँ पे आप तीसरे पॉइंट तो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो मैंने दूसरी पॉइंट या पहली पॉइंट में मिस की थी, तो और वो ये है कि आतंकवादी उस स्क्रीनशॉट एडिटिंग वीडियो में तो थोड़ी सीक्वेंस गड़बड़ की थी, जिसके भी लिए थर्ड पॉइंट ये है। तो थर्ड पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो ओसामा बिन लादेन अल्मास जैकब का ये कहना है कि यहूदी अमेरिका में जिस वक्त 9/11 टेररिस्ट अटैक हुए हैं उस वक्त कोई भी यहूदी नहीं मारे गए, जो कि ज़रा सा झूठ है। तो मैंने जब कई पेपर्स चेक की थी तो मुझे पता चला कि मुझे पता चला कि यहूदी एक आर्टिकल के हिसाब से तो 9/11 टेरर अटैक में न्यूयॉर्क में 3000 यहूदियों की मौत हुई है और जो बाकी 1000 है वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं या फिर मुसलमान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगी कि क्रिश्चियन और यहूदियों की मौत के बारे में। तो पहले पॉइंट पहले अल्मास जैकब ने कहा था कि आतंकवादी को मदद करने वाली यहूदी है और मिटाने वाली यहूदी है। उसके बारे में मैंने बात की थी। आतंकवादी भले यहूदी ने मिटा है लेकिन यहूदी लोग आतंकवाद को पैदा ही नहीं की है। और सऊदी ओसामा बिन लादेन, उमर अल बगदादी, मुल्ला उमर के बारे में तो मैं बता रही हूँ। तो और उमर अल बगदादी जो है वो इराक में है और इराक में भी यहूदी नहीं रहते हैं। खैर उमर अल बगदादी के बारे में अगर बात की जाए तो वो भी यहूदी नहीं थे और बल्कि मुसलमान ही थे। और ओसामा बिन लादेन तो भाई सऊदी अरब में ही पैदा हुए थे, तो गैर मुसलमान होने का कोई सवाल ही नहीं होता, वो तो यहूदी होंगे। तो यहाँ पे गैर मुसलमान होने का सवाल ही नहीं होता और यहूदी तो होंगे ही नहीं, वो तो मुसलमान ही होंगे। क्या नहीं, यहाँ पे आप चाहे तो आप खुद ही रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कई आर्टिकल आपको मिलेंगे जहाँ पे ये बताएंगे कि 9/11 टेरर अटैक में जो अमेरिकन शिकार हुए थे, इनमें से कई अमेरिकन्स को आप देखने को मिलेंगे जो एक यहूदी थे। तो इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने मोबाइल में चेक की थी और मैं क्योंकि अपलोड लैपटॉप में करती हूँ तो
मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन अगर कोई मिले लैपटॉप में मिले तो मैं लैपटॉप में ही पोस्ट कर दूँ, वरना आप खुद ही पोस्ट चेक कर सकते हो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आए तो डिसलाइक भी करने का भी ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं क्या गलती की है तो मैं अपनी वीडियो में क्या गलती की है उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एंडिंग लगाऊंगी और अगले वीडियो के लिए आपको मेरे पास शुभकामना है। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।